हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बबीता त्यागी, ICS कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हम लोग ने एक नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया था, हिंदी व्याकरण के ऊपर मैंने पहली क्लास ली थी, जो आधे टॉपिक्स करा दिए थे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा था। तो आज उसको सेकंड पार्ट में पूरा करते हैं, ठीक है? अगर कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखिएगा, क्योंकि आज वाली क्लास तभी समझ में आएगी जब कल वाली क्लास आप लोग देख चुके होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कल मैंने टॉपिक उठाया था स्वर और व्यंजन का वर्णों के ऊपर बातचीत हुई थी। एक रिकैप करते हैं पुराना, 2 मिनट लगेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ टॉपिक छोड़ा था वहाँ तक पहले लेके आते हैं। वर्ण में हमने जाना था एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन। स्वर जो होते हैं ना बच्चों, ये कल भी बताया था कि 11 होते हैं। अ से लेके अह, अंग और अह को इसमें इंक्लूड नहीं करना। लिखते टाइम हम बेशक इंक्लूड कर लें, लेकिन जब इनकी साउंड्स की बात आती है तो ये सिर्फ 11 गिने जाते हैं। इसमें अंग अह नहीं आते। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये इसमें 10 और एक इसमें री, ऋषि, जो संस्कृत के वर्ड्स में एज इट इज तत्सम शब्दों में यूज होता है। ये 11 मिलाकर हम लोग इसकी संख्या 11 मानते हैं। और इसमें 11 में अगर मात्राएं पूछें स्वर की तो महज 10 मात्राएं हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा हिंदी में नहीं होती है, ठीक है? व्यंजन हमने जाने थे। व्यंजन मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। इससे पहले स्वर के बारे में थोड़ी डिटेल मैंने कल बता दी थी। नहीं देखी है वीडियो तो देख लीजिएगा। स्वर 3 तरह के होते हैं, एक दीर्घ, एक ह्रस्व और एक प्लुत। ह्रस्व का मतलब है छोटे, जिनको बोलते टाइम महज एक मात्रा का टाइम आपको लगे। और जब आप जब बोलते हैं आप इनको, तो प्राण वायु कहीं भी बीच में रुकती नहीं है, कोई रुकावट नहीं होती। अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ऋषि वाला है ये, र नहीं है, ये व्यंजन नहीं है, स्वर है। इन्हीं चारों को हम ह्रस्व स्वर में डालते हैं। यही प्राथमिक भी हैं या मूल भी हैं। और दीर्घ में बाकी जो बच्चे 7 आते हैं। और अगर किसी भी वर्ण को बोलते टाइम आप 2 मात्राओं का यूज़ करते हैं, 2 मात्रा जितना टाइम लगाते हैं तो वो दीर्घ में आते हैं। 1 मात्रा का टाइम लगेगा तो ह्रस्व में। और जब 2 से ज़्यादा मात्रा का टाइम लगे, कहीं 3 लिखी है कहीं 4, तो उसे गिना जाता है प्लुत में। प्लुत को हम एज सच यूज़ नहीं करते, पर ओम क्योंकि हिंदी के संस्कृत के शब्दों में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने प्लुत को कल एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? ये तो बात हुई स्वरों की। मात्रा 10, कुल मिलाकर 11। व्यंजन कल हमने जाना था स्पर्श व्यंजन थे। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कचट, कचट, तप। ये आपको याद होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि ये वर्ग याद हो जाएगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन 5 एक लाइन में 5 थे। क, ख, ग, घ। और ये मैंने कल भी बताया था कि इसको कैसे क्रिएट करना है साउंड को। ये बहुत सारे लोग इसको अड़ा बोलते हैं, कुछ टीचर्स ने इसको अंगा बताया है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप बोल सकते हैं, अंग भी और अड़ भी। च, छ, ज, झ, य। ये इंपॉर्टेंट है। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। क्योंकि ये 5 लाइंस पूरे वर्ग हैं, ये 5 लाइंस जब हम इनको क्रिएट करते हैं तो हमारी जो प्राण वायु है, जो हवा आपके मुंह से बाहर निकलती है ना, यही तो साउंड क्रिएट करती है। ये हवा निकलने से पहले हमारे पूरे गले से लेके हमारे मुंह तक 5 ऐसी जगह हैं जहां ये प्रेशर मेंटेन कर सकती है। जो सबसे पहली लाइन है मैंने कल भी बताया था, उसको सुन लीजिएगा। कंठ, गले पे प्रेशर होता है हवा का। इसके बाद प्रेशर होता है तालु पर, उसके बाद मूर्धा पर, उसके बाद त, थ, द, दंत्य पर, और लास्ट में आता है ओष्ठ। तो जैसा जहां प्रेशर हवा का ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम रख दिए गए हैं। ये 5 हम कल कर चुके थे। इससे अगला हमने जो लाइंस मैंने 2 अलग से कराई थी, य, र, ल, व, श, श, स और ह।
यहाँ तक हमने कल पढ़ा था और इनके बारे में बताया था कि इन चारों को अंतःस्थ कहा जाता है। अंतःस्थ, अंतःस्थ अगर पूछे एग्जाम में कौन सी लाइन है तो याद रखना ये चार चार वाली 2 लाइन है, 5 की 5 लाइन वो थी, 25 हो गए वो, ये 4 की लाइन आ गई। य र ल व अंतःस्थ हैं चारों, आगे पीछे वाले को अर्ध स्वर कहते हैं, यानी य और व अर्ध स्वर हैं। ल लुंठित नहीं है, ल पार्श्विक है, क्योंकि इसको बोलते टाइम जब आप साउंड क्रिएट करते हैं तो आपकी जबान जहां भी टच होती है वहां के साइड से हवा बाहर आती है ल बोलते टाइम, और जो र है ये लुंठित है, ये हमने कल बात की थी। चारों मिलाकर अंतःस्थ हैं, आगे पीछे अर्धस्वर, ल पार्श्विक है, र लुंठित है। ये भी हमने कल बात कर ली थी। श श स ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलते टाइम मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है और ऊष्मा उसी के लिए यूज किया जाता है। तो ऊष्म व्यंजन अगर एग्जाम में आ जाए तो श श स ह ये चारों कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आज इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो आप देख पा रहे हैं 5 लाइन वाले, इनका नाम है स्पर्श, क्योंकि हवा कहीं ना कहीं टच करेगी, हवा कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ आपकी जबान से बाहर आएगी, तब ये साउंड क्रिएट होंगी। इन्हें कहा जाता है 5 लाइंस को स्पर्श, इन्हें कहा जाता है अंतःस्थ, और ये हैं ऊष्म। पेपर में अगर आ जाए कि स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, आप याद करके गए हैं 5 लाइन है स्पर्श, लेकिन स्पर्श संघर्षी अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना सेकंड वाली लाइन के स्टार्टिंग के चारों, यानी च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी की कैटेगरी में आते हैं। स्पर्श संघर्षी सारे स्पर्श हैं, क से लेके म तक 5 लाइन, 5 जितने भी लिखे हुए हैं 25 के 25 स्पर्श हैं। अलग अलग ग्रुप से बोले जाते हैं, अलग अलग ग्रुप के कहलाते हैं, अलग अलग अवयव पे हवा का प्राणवायु का प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन स्पर्श संघर्षी आ जाए तो च छ ज झ, यहाँ नहीं टिक करना, कहीं पेपर में यहाँ भी टिक कराओ। च छ ज झ सेकेंड लाइन के चारों स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। ये क से म तक सारे के सारे स्पर्श कहलाते हैं। ठीक है, ये अंतःस्थ थे, लुंठित, पार्श्विक, अर्धस्वर, ये ऊष्म के हैं सारे। अब आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्हीं से अगला जो लास्ट रह गया, श श स ह। इसके बाद आप जानते हैं क्ष त्र ज्ञ, ये आएंगे 4 और बच गए ना, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या क्या बच गया, क्ष क्षत्रिय वाला, त्र ज्य, इसको सही बोलने का तरीका बच्चों ज्य है, ज्य। हम सबको स्कूल में सिखाया गया था ज्ञ से ज्ञानी, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि ये ज्ञ बोलना गलत है और ये ज्य है, ज्य न कि ज्ञ है ये। ठीक है, एक इसमें और आता है श्र, श्रमिक वाला, श्रम वाला, परिश्रम वाला। ये जो क्ष देख रहे हैं, ये 4 जो है ना, इन चारों को बहुत सारी किताबों में संयुक्त व्यंजन में लिखा गया है, हमें भी याद करना है। लेकिन एक चीज आप एक्स्ट्रा जान लीजिए, इनमें से जो ऊपर के 3 है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। इस श्र को मिश्रित व्यंजन में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वैसे तो याद करने हैं कि चारों के चारों संयुक्त हैं, संयुक्त मतलब जॉइंट। इनमें ना आपको 1.5 अक्षर मिलेगा, 1.5 वर्ण मिलेगा, पहला आधा और दूसरा पूरा। देखिए कैसे, ये जो क्ष आप देख पा रहे हैं, क्षत्रिय वाला, क्षमा वाला, जैसे कक्षा लिखना हो तो ये वाला, क्षत्रिय लिखना हो ये वाला। इस क्ष को लिखते टाइम 1.5 व्यंजन, एक आधा और एक पूरा का हमने यूज किया। क्या क्या है बच्चों, देखो ये आधा क है और श षटकोण वाला है। आधा क है तो ये क क्ष, क इतना कम बोलना है कि आपको महसूस हो, सुनने वाले को उतना स्पष्ट ना दिखे। क्ष, क्ष में आधा क और श षटकोण वाला। त्र तो आप देखकर ही पहचान जाएंगे, त और र का मिक्सचर है, त आधा है, र पूरा है। और ये जो ज्य है, जिसको हम ज्ञ सीखते थे बचपन में, ये ज्य है। और देखिए किस किस से बना है, आधा ज और य से, ज और य, यहाँ से आप देख सकते हैं आधा ज और य बना, इकट्ठा हुआ तो उससे बन गया ज्य। इसको वैज्ञानिक कहना चाहिए, विज्ञान कहना चाहिए, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है वैज्ञानिक और विज्ञान कहने की। तो पेपर में आप ध्यान रखना कि ये ज्ञ नहीं है, ये ज्य है, ज्य। और जो ये श्र देख पा रहे हैं आप, जिसको मैं मिश्रित का नाम दे रही हूँ, संयुक्त व्यंजन में भी आ सकता है, अलग से पूछें तो मिश्रित में ध्यान रखिएगा। ये श्रमिक वाला है, जैसे हमें लिखना हो श्रमिक, हमें लिखना हो परिश्रम, तो हम ये वाला श्र यूज करते हैं। ये 1.5 है, 1.5 क्या क्या है इसमें, एक तो श,
इसको बहुत लोग 21 वाला श कह देते हैं, कुछ लोग शादी वाला श कह देते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल हो, वैसा याद कर लीजिएगा। ये और इसमें र है। अगर आप देख पा रहे हैं तो पीछे वालों में मैंने हलंत नहीं लगाया, आगे वालों में हलंत है। हलंत का मतलब होता है इसमें अ नहीं है, ये स्वर रहित हैं, इनमें स्वर नहीं है। हर एक में जैसे मैंने लिखा है ना, मान लीजिए थ लिखा है, इसका मतलब है थ आधा और अ इसमें शामिल है। अ शामिल होने के कारण ये हलंत हट गया और ये ऐसा लिखा गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग वाले में मैंने सब में नीचे हलंत लगाया, इसका मतलब वो सारे आधे हैं, और जो पीछे वाले हैं ना ये पूरे हैं। तो ये किस किस का मिक्सचर है? क्ष आधा क और श षटकोण का, ये आधा त और र का, और ज्य ज और य का, और श्रमिक वाला परिश्रम वाला, ये आधा श और र का। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करेंगे। इसमें क्यों गड़बड़ करेंगे? कि उन्हें याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ श षटकोण आएगा और कहाँ 21 वाला या शादी वाला श आएगा। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, अपने आप लिखकर या किताब में पढ़ के देखिएगा, इसकी बनावट श षटकोण जैसी निकल आएगी। और इसको अगर हटा देंगे तो इसको श बनाना आसान है। तो जो ये वाला है ये इस वाले श से है, श्र, और वो वाला जो है क्ष वो षटकोण वाले श से है। क्ष में आधा क है, पूरा श षटकोण है। त्र में तो कोई दिक्कत नहीं होनी, तर। ज्य में ज और य, दिक्कत आनी है इसमें और इसमें। तो अगर पेपर में ये वाला आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये आधा क और श षटकोण है, और श्रमिक वाला आ जाए तो ये है आधा श और र। पीछे वाले पूरे हैं इसलिए हलंत नहीं लगाया, आगे वाले हाफ हैं इसलिए इनके नीचे हलंत आ गया। इनमें अ स्वर नहीं है, ठीक है। ये चारों, इन चारों को संयुक्त भी कह सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है वो जानबूझ के कहे कि इन चारों में से मिश्रित कौन सा व्यंजन है, तो मिश्रित देखिए, चारों को मिश्रित नहीं कह सकते आप इन तीनों क्ष त्र ज्ञ या ज्ञ, सही में ज्ञ तो हमें आदत पड़ी हुई है बस, इन्हें कहा जाता है संयुक्त और इसे कहा जाता है मिश्रित। मिश्रित को संयुक्त बहुत सारी किताबें लिखती हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि मिश्रित बताओ तो ध्यान रखना श्रमिक वाला श्र मिश्रित में आएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। 5 लाइन वो हैं, 4-4 की 3 लाइन है। कौन कौन सी? य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र, यानी 12 वो हो गए और 25 ये थे पहले वाले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके और डिटेल पे बात करते हैं, क्योंकि पेपरों में ना आजकल चीज़ें बहुत डिटेल से आने लग गई। आपके एग्जाम में आएगा इनमें से कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं। पेपर में आएगा इनमें से कौन से अल्प प्राण हैं और कौन से महाप्राण हैं। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण बहुत दुखी करते हैं, क्योंकि कितना ही याद करें भूल जाते हैं। कितना ही आप इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए, 6 दिन 8 दिन बाद देखेंगे सब चीज़ें आपस में मिली जुली हैं। मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगी याद करने का कि आपको बच्चों का खेल दिखेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और सबसे आसान है इसको याद रखना। बस आप ध्यान से सुनिएगा। अघोष सघोष जब भी आएगा तो ये पहली चीज़ तो ये हमें ये पता हो कि कौन सा आगे लिखना है कौन सा पीछे। अ हमेशा पहले आता है, अ पहले आता है ना, जब भी वर्णमाला लिखते हैं अ पहले, तो अ वाला पहले आएगा अघोष, बाद में सघोष आएगा। ऐसे ही पहले अल्प प्राण आएगा, बाद में महाप्राण। अ दोनों में पहले आएगा, पीछे सघोष और महाप्राण आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप सबको 1 to 10 तक की गिनती आती है, हमें तो सिर्फ 5 की ज़रूरत है। इसको ऐसे याद कीजिएगा, पहले दिमाग में ना ये बैठा लो कि लिखना ऐसे, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 गिनती लिखनी है सीधी, 1 2 3 4 5। और जो ये नीचे वाला है जिसमें बड़े ज्यादा अक्षर हैं, ऊपर देखो 3-3 अक्षर थे, यहाँ 5-5 अक्षर हैं, तो अल्प प्राण में 1 3 5 जो इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं, और जो महाप्राण है इसमें 2 और 4। ऊपर की गिनती में कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, नीचे वाली में 1 3 5 2 और 4।
ऊपर अ वाले पहले अक्षर आएंगे, ऊपर छोटे अक्षर अघोष सघोष, नीचे अल्प प्राण महाप्राण। ये हैं क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये 1 2 3 4 निकालने कैसे हैं। जो ये 5 लाइन आप देख पा रहे हैं, जो क च ट त प है, इनमें से पेपर में जोड़े बना के देंगे और कहेंगे पहचानिए इनमें से कौन सा अघोष है, कौन सा महाप्राण है या अल्प प्राण है, सघोष है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। दिमाग में अगर ये लिखा हुआ है ना, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण, 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4, तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं पांचों लाइंस में से। अघोष का मतलब है किसी भी लाइन का पहला और दूसरा, यानी क और ख, ये अघोष हैं, अघोष हैं। और जो पीछे वाला है 3 4 5, यानी ग घ और ड या अंग, जैसा आप चाहेंगे बोलना, ये तीनों सघोष हैं। हर एक लाइन में यही होगा, चाहे वो पवर्ग हो, पहला दूसरा क्या है ये अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। किसी भी लाइन को उठा लीजिए, ट ठ ये अघोष हैं, ड ढ अण ये सघोष हैं, त थ ये अघोष हैं, द ध न ये सघोष हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट से वहाँ लाइन लिख लीजिए, जो भी देंगे आप लाइन, 1 सेकंड भी नहीं लगना लिखने में। तवर्ग दिए त थ द ध न, फिर सीधे दिमाग दौड़ाओ कि 1 2 ये अघोष थे, 3 4 5 सघोष थे। ऐसे ही जब अल्प प्राण पूछा जाए तो फटाफट से लाइन लिखी और फिर याद कर लिया कि पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो यहाँ अल्प प्राण पूछे तो प ब और म ये हो गए अल्प प्राण, और फ और भ ये हो गए महाप्राण। सिर्फ नंबर याद करना है, कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4। ऊपर छोटे शब्द हैं तो अघोष सघोष आ गए, नीचे आ गए महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, इसके बाद दिक्कत आती है जब वो लाइंस आएंगी जो आपको कि फिट करनी पड़ेंगी। इसके बाद लाइन बची थी य र ल व श श स और ह, है ना। क्षत्रज्ञ श्र वो अलग हैं, वो मिश्रित और संयुक्त में हैं। इनको भी अगर पेपर में आ जाए कि बताइए इनमें से कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, तो कितना ही रट्टे मार लो ये भूल जाओगे। इसका बहुत बहुत आसान तरीका है बच्चों, ध्यान से देखो। य र ल व श श स ह, इनमें से किसको बोलते टाइम आपको कम एनर्जी लगानी पड़ी, आप बोल के देख लीजिए। य र ल व श श स ह, ये श श स ह, इनको बोलते टाइम एनर्जी, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बता दूंगी कहाँ लिखना है। इन तीनों को देखिए, श श स, इनको बोलते टाइम एनर्जी ज्यादा लगी है। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी लगने का मतलब है ये महाप्राण हैं, टाइम ज्यादा लेंगे, एनर्जी ज्यादा लेंगे। जो आसानी से बोले जाए, अंतस्थ थे ना, ये अर्ध स्वर थे, स्वर और व्यंजन के बीच के थे आगे पीछे वाले। तो य र ल व ये अल्प प्राण हैं, थोड़ी सी प्राण वायु में बोलना इनको पॉसिबल है, लेकिन इनको बोलते टाइम आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ये महाप्राण हैं। अल्प प्राण कौन से हुए, य र ल व कम एनर्जी, और श श स ह छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जैसे मैथ्स में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, जैसे कोई भी 2 डिजिट मान लीजिए 2/3 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। ये मैथ्स यहाँ काम आएगा ताकि पेपर में आप गलती ना करें। जो भी आपने ये वाली कैटेगरी लिखी है ना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आपको याद करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ से यहाँ जाएगा। सिर्फ इस केस में 1 2 3 4 एज इट इज रहेंगे। य र ल व अल्प प्राण हैं लेकिन सघोष हैं, य र ल व अल्प प्राण हैं लेकिन सघोष हैं। ऐसे ही श श स महाप्राण हैं और अघोष हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती। मैंने खुद भी ऐसे ही याद किया था, वैसे याद करोगे तो पजल रहोगे हमेशा। 5 लाइन में कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4, कोई भी कुछ भी नहीं करना। लेकिन जैसे ही आते हैं 4 4 की लाइन पर, जब उन्हें सेट करना है कि कहाँ क्या होगा, तो आप गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। तो दिमाग में बैठाइए, य र ल व ये अल्प प्राण हैं, प्राण वायु पे मेहनत कम करनी पड़ी। श श स टाइम ज्यादा लेंगे, महाप्राण है, मेहनत ज्यादा मांगेंगे। तो जो अल्प प्राण हैं, जिसको बोलते टाइम आपकी प्राण वायु में जोर कम पड़ा, वहां
यहाँ से एरो ऊपर जाएगी, वो सघोष हैं। और जो श श स हैं ये अघोष हैं। इकलौता बचा ह आप अपने दिमाग में यहाँ सेट कर लीजिए, इसमें आएगा। ह के लिए ये वाली एरो दोनों पीछे वालों में, यानी ह एक ऐसा व्यंजन है जो महाप्राण है और सघोष है। इकलौता ऐसा जो महाप्राण है और सघोष है इनमें से। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब ये सोचोगे कि बिल्कुल हर चीज़ ही आसान हो, ये इजीएस्ट तरीका है जिसको मैंने फॉलो किया था। ये मैंने अपने लिए कभी बनाया था ताकि मुझे याद रह जाए, अब ये आपको बता रही हूँ। तो बहुत आसान है। य र ल व कम टाइम लगा, अल्प प्राण है। श श स ज्यादा टाइम लगा, महाप्राण। महाप्राण से एरो ऊपर ले जाना उधर अपोजिट तरफ, और इनकी एरो ले जाना दूसरी तरफ। सिर्फ ह ऐसा है जो पीछे वालों में आएगा, यानी ह सघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, ऐसे ही एक होते हैं बच्चों जो अ आ इ ई थे, क्या थे वो सारे स्वर। अब पेपर में आ जाए कि स्वर किस में आएंगे, अघोष में, सघोष में, महाप्राण में, अल्प प्राण में। तो ध्यान से सुन लो, सघोष में आएंगे स्वर, सारे के सारे सघोष हैं। सघोष कौन से थे, ऊपर वाले 1 2 3 4 5, 3 4 5 सघोष थे ना। अ से जितने भी आपको स्वर पता हैं 11 के 11 वो आते हैं सघोष में। और जब अ आ इ ई बोलते हैं ना बच्चों, तो महाप्राण की जरूरत नहीं होती, अल्प प्राण, क्योंकि बिना रुकावट के हवा बाहर आती है। तो अ आ इ ई ये अल्प प्राण है। ये उल्टा हो गया। अगर हम ह को देखें तो ह देखो सघोष था लेकिन महाप्राण था। और अगर हम स्वरों की बात करें, स्वरों की, स से स्वर, स से सघोष, टाइम एनर्जी कम लगी, अल्प प्राण। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर दिक्कत हो तो 2-4 बार इस चीज़ को सुन लीजिएगा। मैं 100% श्योर हूँ ये बहुत 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 आसान लगेगा अगर आप थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो बैठे बैठाए कुछ नहीं होना, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये 5 लाइन में कोई इशू नहीं है। पहले अघोष लिखना है, फिर सघोष, फिर अल्प प्राण नीचे और साइड में महाप्राण। अ वाले पहले आएंगे, अघोष में 1 2, सघोष में 3 4 5, पांचों की बिल्कुल सही फिट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अल्प प्राण में 1 3 5 और महाप्राण में 2 और 4, पांचों में कोई इशू नहीं आएगा। दिक्कत आएगी 2 लाइंस में, य र ल व श श स ह को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। य र ल व टाइम कम लगा, ये अल्प प्राण है। श श स टाइम ज्यादा लगा, ये महाप्राण है। महाप्राण की एरो उल्टी ले जाना, अल्प प्राण वाली एरो उल्टी ले जाना। और जो ह है वो पीछे के दोनों में सेट करना है, मतलब सघोष और महाप्राण में। सारे के सारे स्वर स से होते हैं ना, वो सघोष होते हैं। और बोलने में एनर्जी का लेवल कम रखना होता है, प्राण वायु पे उतना असर नहीं पड़ता, तो वो अल्प प्राण में आते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने इंपॉर्टेंट सारी बातें कर ली। 1-2 चीज़ें और बता देती हूँ जो एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी पेपरों में आ जाता है कि कोई भी वर्ण देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा वर्त्स्य है या इनमें से कौन सा दंतोष्ठ्य है। हमने 5 कैटेगरी तो पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी हमने, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। अब पेपर में मान लीजिए कह दें कि दंतोष्ठ्य कौन सा है, पूरी हिंदी की वर्णमाला में दंतोष्ठ्य सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2। और वो क्या हैं जान लीजिए। देखिए मैं बोल क्या रही हूँ, दंत प्लस ओष्ठ्य, इन्हें इकट्ठा करेंगे तो ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जो दांत और ओष्ठ की मदद से बोले जाएं। हिंदी में सिर्फ 2 मेन है ये, एक है व और एक है नुक्ता वाला फ। नुक्ता के बहुत सारे हैं जो हमने विदेशों से लिए हैं, अरबी फारसी से, ख ख ग, बहुत सारे हैं, ज फ, लेकिन यहाँ मेन मैं बात करूँगी फ की। ये दंतोष्ठ्य हैं, इनको बोलते टाइम आप दांत और होंठ का सहारा लेते हैं। व फ आप बोल के देखेंगे समझ में आ जाएगा। दांत और होंठ का सहारा लेके जो बोले जाते हैं इन्हें कहा जाता है दंतोष्ठ, व और फ। और दोनों में निचले होंठ का आप सहारा लेते हैं जब ये साउंड क्रिएट करते हैं। दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाले सिर्फ 2 हैं। हम हिंदी में जो ये बोलते हैं ना प फ, ये प फ है, ये ओष्ठ है, फ नहीं है, ये प फ ओष्ठ। लेकिन ये है फ, नुक्ता वाला, बिंदी वाला, इसको दंतोष्ठ में रखना है, ये ओष्ठ में आएगा। प वर्ग ओष्ठ वर्ग था। ऐसे ही
एक होता है वर्त्स्य। वर्त्स्य मैं बता देती हूँ क्या होता है। कुछ लोग इसको वर्तस्य पढ़ते हैं, वर्तस्य नहीं है, ये वर्त्स्य है। वर्त्स्य का मतलब होता है बच्चों दांतों की जड़, हिंदी में कहें तो दंत मूल। अगर पेपर में आ जाए कौन से वर्ण दंत मूल में आएंगे, तो सिर्फ 4 आएंगे इसमें, और ये फॉर्मूला है सजरल। ऐसे ही याद कर लेना। ज नहीं कह रही हूं, ज अलग है, च छ ज वो तालव्य में आएंगे, ये ज की बात हो रही है। ज र ल, स ज र ल। कल हमने ल और र को वैसे भी पढ़ा था, ल पार्श्विक था, र लुंठित था। यर लव की लाइन पढ़ी थी ना, अंतस्थ आगे पीछे अर्ध स्वर, ल लुंठित नहीं है, पार्श्विक है, र लुंठित है। आज हमें याद करना है दंत मूल, दांतों की जड़ों से 4 बोले जाते हैं, सजरल, सजरल। और दांत और होंठ से बोले जाते हैं दंतोष्ठ से व और फ। ओके, ठीक है बच्चों। भाई जिसको कंफ्यूजन है वो इसको 2-3 बार देख लेना। मैं अपने पार्ट पे कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी तरीके से आपको बता दूं। तो दांत और होंठ का जहां जिक्र आए सिर्फ 2 हैं, व और फ, व फ नहीं है ये। ऐसे ही दंत मूल का जब जिक्र करेंगे तो सजरल याद कर लेना, ठीक है। वर्णमाला को मैंने अपने पार्ट पे कोशिश की है आपको मैक्सिमम बता दूं बच्चों, लेकिन फिर भी किताब बहुत ज़रूरी है। कोई भी नोट्स, कोई भी किताब उठाइए, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो भी किताब उठाएंगे, हर एक में स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमेशा यही होते हैं। वर्णमाला में हमने क्या सीखा? हमने सीखा 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 44। फिर इनमें अलग अलग जोड़ते जोड़ते अगर हम देखते जाएं तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 52। इनमें हम संयुक्त को, मिश्रित को, ड और ढ को, जो थोड़े से बिंदी वाले थे ना, गौण उत्क्षिप्त थे, उन्हें भी जोड़ लेंगे, अंग और अह को जोड़ लें तो कुल मिलाकर ये बन जाते हैं 52। री, ऋषि संस्कृत के शब्दों में ही यूज होता है। स्वर कहने को 11 हैं, मात्राएं महज 10 हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अंग और अह, अंग और अह इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ये स्वरों में हमने बचपन में लिखने सीखे थे, लेकिन उच्चारण जब करेंगे तो ये व्यंजन की तरह से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है 2-3 बार वीडियो को देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। बस वो ध्यान रखना, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ह 2 पीछे वालों में आएगा, नीचे से एरो ऊपर जाएंगे जब भी 2 कैटेगरी की बात करें, य र ल व और श श स ह पीछे सेट करके, और श श स जो ये वाले हैं ये महाप्राण है तो उल्टी एरो चली जाएगी, य र ल व से उल्टी एरो ऊपर की तरफ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सभी की समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू।